हम्म। नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। देश में प्रलय जैसा वातावरण है। शहरी इलाकों में और बहुत से कस्बों में एक आप कह सकते हैं कि श्मशान भरे हुए हैं, कब्रिस्तान भरे हुए हैं। उनमें जगह नहीं है, उनमें क्यों लगी हुई है, ये पहली बार हो रहा है। ऐसा हम लोगों ने अपनी उम्र में तो नहीं देखा, जो करीब 60 साल से ज्यादा की है। और जो पढ़ा लिखा था उससे भी बहुत ज्यादा परिमाण में हम मृत्यु का एक अजीब चारों तरफ वातावरण देख रहे हैं। इसमें ये बात करने की है कि इसमें मनुष्य क्या कर सकता था, मनुष्य को क्या करना चाहिए था, मनुष्य ने क्या क्या किया, और जो हमने अपना तंत्र बना रखा है जिन्हें हम सरकार कहते हैं, उनका क्या रोल रहा, नागरिकों का क्या रोल रहा, और क्यों हम ऐसे संकट में फंस गए जिससे फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसका आगे का हिस्सा कहाँ हमें ले जाएगा, कितने बुरे वक्त को हमारे सामने रखेगा, और कितनी दुख भरी कथाओं की एक तरह से कहे कि बहुत बड़े परिमाण में हमारे चारों तरफ वो पैदा होंगी, और हमें उनसे उनके साथ जीना पड़ेगा और उनके साथ ही मरना पड़ेगा। एक अजीब से भय के वातावरण में पूरा एक समाज फंसा हुआ है। जब ये कोरोना आया था तो जो पिछले साल का मामला था उसमें ब्राजील में कुछ इस तरह के हाल थे। हाल यूरोप में भी हुए थे बहुत जगह, लेकिन वहां कुल मिला के समाज और वहां की जो सरकारें हैं वो नजर आ रहा था कि वो उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं, कठिनाइयां हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सी स्थिति है कि सरकारें लगभग नदारद सी हो गई थी बीच में, और हम पा रहे थे कि सरकारें चुनाव लड़ रही हैं, सरकारें कुंभ करा रही हैं, सरकारें एक ऐसे वक्त में तमाम ऐसी तरह की चीजें कर रही हैं जिनके बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। तो खैर, इन्हीं सब और इनसे जुड़े बहुत सारे सवालों पर बात करते हैं राजू शर्मा जी से। आपको पहले ही हम पिछले कार्यक्रमों में बता ही चुके हैं कि वो स्वास्थ्य विभाग में सचिव रह चुके हैं एक राज्य में, केंद्र में बहुत सारी सेवाओं में रहे, और फिर एक समय में उन्होंने जिस तरह का हमारे यहाँ शासन प्रशासन चलता है, बीच में ही अपनी सेवा से अपने को अलग कर लिया था, और अब तमाम मामलों पर लिखते पढ़ते बोलते रहते हैं। राजू शर्मा जी से समझना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है। किसी को उत्तरदायित्व दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, या हम एक एनार्की में फंस गए हैं जिससे निकालने के लिए, जैसा लोग कहते सुनते हैं कि भगवान ही शायद हमें बचाए, क्या हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका। इस परिस्थिति का थोड़ा सा ये बताएं कि पिछले साल से इस साल इस हालत में पहुंचने में कौन कौन आपकी नजर में सीधे सीधे आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां अगर अदा की गई होती तो ये स्थिति इतनी विद्रूप हाल में न होती जैसी आज हमारे सामने है। तो ये सवाल मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। शीतल जी, याद होगा कि हम इस विषय पे, कोरोना के विषय पे करीब 15 दिन पहले चर्चा किए थे, और वो वीडियो आपने अपने कार्यक्रम में लगाया था, और कुछ चीजों के एक स्तर पर हमने जिक्र भी किए थे जिनके परिणाम दिख रहे हैं। लेकिन तब जो एकदम से ऊंचे जो एक यथार्थ सामने आया है, वो स्थिति नहीं थी मात्र 15 दिन पहले। और सीधे अर्थ में कहूं तो इस समय मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप अपने गांव सुल्तानपुर जिले में बैठे हैं, और अगर कोरोना या कोरोना से को सहने और उसका प्रतिकार करने की जो मैं दिल्ली में बड़े बड़े अस्पतालों के मध्य हूँ, राजधानी है, आप सुदूर गांव में हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्वीकार आप जितने वल्नरेबल हैं, या आप है जो एक धागिरी, और आपकी स्थिति में कोई फर्क नहीं है। ये इस समय की एक प्रतीक रूप में यथार्थ बन गया है। हमारे दर्शकों को हम ये भी याद दिला, इसका जिक्र
यदाकदा टेलीविजन पे और इधर उधर हुआ है कि करीबन पूरी दुनिया चपेट में आई थी स्पेनिश फ्लू के। भारत भी चपेट में आया था और वो 2 साल चला था। उसकी भी पश्चिम के देश हैं, यूरोप था, वो उसके प्रकोप में ज्यादा आए, वहां पे काफी त्राही रही। बनिस्बत उसके हिंदुस्तान अपेक्षाकृत नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका प्रकोप दूसरे साल अगली वेव आई, वो तबाह कर दिया और करोड़ से ज्यादा की 1 से 2 करोड़ के बीच की संख्या में जबरदस्त चीज हुई थी। जो हम, ये बड़ी क्रूर चीज है, पेंडेमिक में भी लगभग हम इसी प्रकार की स्थिति देख रहे हैं कि दूसरी वेव हिंदुस्तान में आई है, इस वक्त पर है। पश्चिम में, दूसरे देशों में बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने इससे लगभग पार पा लिया है, वो स्थिर हैं। और वैक्सीन चूंकि आ गई हैं, तो वैक्सीन देने से और उसकी से सकारात्मक परिणाम स्टेटिस्टिक्स के फॉर्म में दिखने लगे। तो ये बेहद अफसोसजनक है, त्रासद है कि जब ज्ञान अर्जित हुआ, एक प्रतिकार बना, एक वैक्सीन बनी, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स भी स्थापित हुए, कई चीजें सामने आई, आपको सुदृढ़ होना चाहिए था, लेकिन उन चीजों का लगता है कि कोई फायदा हमारा देश नहीं ले पाया। कुल मिलाकर ये वेव अपेक्षित थी, अपेक्षित होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी अपेक्षा करने, इस बारे में रहने और एडवांस में कार्रवाई करने की बजाय, जिसमें वैक्सीन के आप 6 महीने के, 1 साल के ऑर्डर सुनिश्चित कर लें, उसकी एडवांस व्यवस्था कर लें, ऑक्सीजन की आपका इंतजाम होना चाहिए। मुझे हैरत हुई, मतलब अजीब तरह से एक हैरत हुई जब मैंने पढ़ा कि शायद पीएम केयर फंड या किसी मद से 162 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का एक कार्यक्रम साल भर पहले बनाया गया था। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए ताकि ये जो सिलेंडर में आते हैं ऑक्सीजन के कैंस, उनकी जरूरत ना पड़े। और आप ये लगभग समझ लीजिए 162 में से मेरे ख्याल से 7-8 के अलावा कोई ऑक्सीजन सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। तो जब स्थिति ये है कि ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, जनता में आतंक की स्थिति है, और सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है, अफसोस की बात है कि ये सरकार, विशेष रूप से केंद्र सरकार के संकेतों से, उनकी इनकॉम्पिटेंस है, उनकी संवेदना के अभाव से, उनके एरोगेंस से, को पोषित करने की अजीब सी चाह की वजह से निर्मित हुई है। ऐसी स्थिति नहीं आ सकती थी। मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले में पिछली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने कमान अपने हाथ में ले ली थी। उन्होंने देश की जनता को उस समय मोबिलाइज करने के लिए थाली वाली बजाने वाले कार्यक्रम लिए और दूसरी चीज ली। फिर उन्होंने एक पीएम केयर फंड बनाया जिसमें हमारे सार्वजनिक उपक्रमों से और हमारे प्राइवेट उद्योगों से और तमाम तरह से उसमें पैसा लिया गया। उसको उन्होंने आरटीआई वगैरह से बाहर रखा। उसके लिए सब ऐसी चीजें की जो सीधे सीधे उन्हीं के हाथ में रहे और उन पर किसी किस्म का कहीं कोई जवाबदेही न हो। उसके जरिए उन्होंने देश में वेंटिलेटर सबसे पहला जो ऐलान किया कि हम 60,000 70,000 वेंटिलेटर्स का वो इंतजाम करेंगे। दूसरा उन्होंने ऐलान किया था वही जो आपने बताया कि सारे अस्पतालों में, हर जिले में ऑक्सीजन वहीं के वहीं बना के और अस्पताल में सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे।
जो तीसरे और परीक्षणों वगैरह का मामला था, वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा इंतजाम करेंगे, वैक्सीन खरीदी जाएगी वगैरह वगैरह। आज हम जब ये दूसरी वेव आई है पाते हैं, उनमें से कहीं कुछ भी नहीं हुआ। वो वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियां वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में फंसी, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, गुजरात में ही हुई। आप ऑक्सीजन की कहानी बता ही रहे हैं कि एक चैनल ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करके प्राप्त किया कि वो कंपनी भाग खड़ी हुई, 2-3 जगहों में वो काम छोटे मोटे लेवल पे हुआ, वो भी काम नहीं हुआ। एक साइंटिफिक बात है, चूंकि आप इन चीजों में बहुत अध्ययन करते हैं और जानते हैं। अभी मैं डिटेल जब आपसे कार्यक्रम से पहले मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि ये स्ट्रेन जो इस समय समस्या पैदा कर रहा है, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, इसको एक नोमेनक्लेचर भी इसका क्रिएट किया गया है। हमारे देश को इसके बारे में जानकारी हमारी केंद्रीय संस्थाओं को अक्टूबर में आ गई थी। हम इस समय अप्रैल में ये बातें कर रहे हैं। अक्टूबर में इसके बारे में हमारे पास जानकारी थी, लेकिन हम वैज्ञानिक तौर पर इसके बारे में तैयारी करने से पूरी तरह से चूके, जबकि हम चाइना या दूसरों को पिछली बार आलोचना का शिकार इसके लिए सही ही बनाते रहे कि उन्होंने दुनिया को जानकारी देने में देरी की और इससे समस्या पैदा हुई। लेकिन हम अपनी बात करें, हमें तो अपनी रक्षा करनी थी, इसमें किसी और का सवाल नहीं था। अगर ये सूचना हमारे पास अक्टूबर में थी, इस तरह का एक स्ट्रेन डेवलप हो गया है, उसका एक नोमेनक्लेचर भी साइंटिफिकली हमारी वैज्ञानिक तैयार कर सके, तो हमने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की, कोई मुकाबला नहीं किया। हम अपने वो सब चीजें करते रहे जिन चीजों से इस तरह की महामारी को प्रचार प्रसार होने में सारी मदद मिली। हम कुंभ करते रहे, हम चुनाव लड़ते रहे, हम जनसभाएं और रोड शो करते रहे, और अभी तक किए चले जा रहे हैं। अभी तक हमारे अपने, और इसमें चूंकि सब चीजों का नेतृत्व एक केंद्रीकृत ढंग से हुआ और सब चीजों के प्रचार प्रसार का फायदा भी एक केंद्रीय व्यक्तित्व को पहुंचाने की कोशिश के तौर पे हुआ, तो उनको जिम्मेदारी इस मामले में देने की बात गलत कैसे है? अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल बताया जाए तो उनको बताया जाए, तो किसको बताए? रिस्पॉन्सिबल इसमें किस व्यक्ति, जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो तो बहुत साफ है, क्योंकि जहां तक निर्णय वो भारत सरकार में केंद्रित है। भारत सरकार में हम जानते हैं कि पीएमओ अंतिम शब्द है, पीएमओ में हम जानते हैं प्रधानमंत्री का शब्द अंतिम है। पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में, और ये पूरी इस पे तमाम लेख आ चुके हैं कि वैक्सीनेशन में जिस तरह से कोविशील्ड की प्राप्ति या उसकी गणना या उसके ऑर्डर या किस तरह से वितरण होगा, ये सारे निर्णय भारत सरकार ले रही थी। और अब जब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार के निर्णय लिए गए, किस प्रकार की समस्याएं उनको पैदा हो रही हैं, कंपनी को ऑर्डर देने में तमाम तरह की देरी हुई। अगर ऑर्डर दिए भी जाते थे तो छोटे छोटे ऑर्डर दिए जाते थे। कंपनी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसको वादे किए थे सप्लाई करने के वैक्सीन के, वो करने में असमर्थ रहे, उनको लीगल नोटिस मिला। इस बीच वैक्सीन के निर्यात भी हुए और तमाम वाहवाही लूटी गई। दर्दनाक और त्रासद ये है कि 15 दिन भी नहीं गुजरे होंगे जब हम अपनी पीठ ठोक के और अपना सीना तान के ये कह रहे थे कि हम दुनिया के वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं। और क्वाड की जो समिट मीटिंग हुई थी उसमें भी इसमें तमाम जोशो खरोश से बयान आए, और हिंदुस्तान तो दुनिया का हब है जो वैक्सीन बनाकर और पूरी दुनिया को सप्लाई करेगा। लेकिन वास्तविकता तो इसकी ठीक उल्टी निकली। एक चीज आइडेंटिफाई बार बार की गई और उसी पे जोड़ दिया गया कि जनता जो है वो ढीली हो गई है, वो अब मास्क नहीं पहन रही है, वो डिस्टेंस नहीं रख रही है, इस वजह से ये बढ़ रहे हैं। तथ्य बिल्कुल विपरीत है। और ये जो बहस है, ये आर्गुमेंट है कि जनता को आप दोष दें, मैं इसे कतई सहमत नहीं हूं। मैं उनको 0.5% भी दोष नहीं दूंगा। एक व्यक्ति जो है, एक आम व्यक्ति, वो किस तरह से अपने निजी, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते कि किसी व्यक्ति को अपनी जान प्यारी नहीं, या कोई कहे कि आदमी जो है वो अपनी जान की परवाह बगैर किए
पार्टी करने बेसिस पे पॉलिसी या इसके बेसिस पे निर्णय नहीं बनते हैं। ये मात्र एक तरह से अपनी कमी, या न केवल कमी, आपने जो दुष्काम किए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको उसकी उस चीज को आप ट्रांसफर करने जनता पे, वो क्या मैसेज पा रही थी पिछले 5 महीने से? मैसेज ये पा रही थी, और इसके आर्टिकल में बकायदा उद्धरण है कि मंत्रियों ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बाकी केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कहा, विशेष रूप से भाजपा के लोगों ने क्या कहा, बिकॉज वही शासन है, देश का शासन बागडोर उन्हीं के पास। मैसेजिंग ये हो रही थी कि ये लगभग एंड गेम में, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने मार्च में शायद कहा था कि हम मतलब कि ये समस्या अब खत्म होने वाली है, हमने काबू पा लिया है, हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, हमारी डेथ की जो स्थिति है वो सबसे बेहतर है, हमारी रिकवरी रेट सबसे बेहतर है, हमारे नंबर। दूसरी तरफ वो जहां वेस्ट में, यूरोप में और यूएस में त्राही चल रही, वो एब्सोल्यूट नंबर का ले लेते, कुल मिला के मैसेजिंग कर रहे थे कि ऑल इज वेल। तो ये पैक्ट एक तरह से इन्होंने ये मैसेजिंग करके कि सब बढ़िया है, चुनाव में लगो। और चुनाव में पिछली बार जो मैं बात कह रहा था कि चुनाव में मूवमेंट कितनी होती है, केवल रैली में मूवमेंट नहीं होती है, चुनाव का ऑर्गेनाइज करने में, शामियाना लगाने में, तमाम चीजें करने में पूरे देश से एक्सपर्ट्स आदमी दाएं बाएं घूमते। तो एक मूवमेंट, जनता की मूवमेंट जबरदस्त हो रही था। तीसरा संकेत कुंभ था। भारत सरकार ने अपने, हमारे पूज्य अखाड़े के जो महान हमारे लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, उनकी चाहत के हिसाब से, उनकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किया। 12 साल, ये 12 साल वाला मतलब 12 साल अगले साल होते हैं। एक साल जब ये निर्णय हुआ, या जब इसका उसको शुरू हो गया था, उसके बाद वहां पे कुंभ की पब्लिसिटी होने लगी। होता है जो समय चीफ मिनिस्टर थे पहले, मिस्टर रावत, में संकेत दिए थे कि थोड़ी बहुत रोक तो की जाएगी, वो फ्री फॉर ऑल नहीं हो सकता वगैरह। अब ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि उनका जो इस्तीफा था वो क्या इससे रिलेटेड नहीं था, क्योंकि दूसरे मुख्यमंत्री आए, उन्होंने पहले दिन, सबसे पहले दिन और उसके बाद जो भी निर्णय लिए वो यही थे कि पूरे देश को नहाइए, इस पे कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। उन्होंने गंगा मैया का भी आह्वान कर लिया कि यहाँ पे नहाने से तो कुछ नहीं होता है, ये तो आपका बचाव करता है वगैरह वगैरह। तो इस एस्टिमेट ये है कि करीब 3 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग पूरे दुनिया भर से एक जगह आए हैं, वहां वो नहाए हैं, साथ साथ बिल्कुल गलबैया की है, और वहां से वो वापस गए। और ये 3 वेरिएंट्स, 4 वेरिएंट्स लेके इनको अपने साथ लेके कोविड पॉजिटिव लोग के पूरे जगह पर हिंदुस्तान में फैल गए हैं, और इन्होंने, और उसके नतीजे बिल्कुल क्लियर सामने आ गए दिनों में। उत्तर प्रदेश में जो एकदम से तेजी आई, इलेक्शन बिहार में जिस तरह से तेजी आई, और जहां इलेक्शन हुए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, बंगाल और तमिलनाडु में अभी जो विस्फोटक स्थिति आएगी जो दूसरे प्रदेशों में चल रही है, और ये कहना कि जहां चुनाव हुए वो प्रदेश और जहां चुनाव नहीं हुए वो प्रदेश, चूंकि उनमें दोनों जगह प्रॉब्लम है तो चुनाव इसकी वजह नहीं है। वो रैली में जाते हैं, वो गुजरात भी पहुंचते हैं, जो रैलियां अटेंड करने, किसी भी वेस्ट बंगाल में गया है कार्यकर्ता भाजपा का, दूसरी पार्टियों का, वो गुजरात लौटा है, वो तमिलनाडु भी लौटा है, वो दूसरे
प्रदेशों में गया है। तो ये संकेत जब आप दे रहे हैं, उसके बाद क्रिकेट का आपने आयोजन किया अहमदाबाद में, 80,000 लोग आप जाते हैं, उसका कौन सा क्रिकेट का स्टेडियम है, वो सबसे मशहूर स्टेडियम है दुनिया का और हिंदुस्तान का तो है ही, हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर वो स्टेडियम है, वहां पे मैच हो रहा है। तो आपने पब्लिक को तो ये संकेत दिया ना कि ऑल इज वेल। तो जो लोग अभी तक बचे हुए थे और जो लोग अभी तक घरों में थे, विशेष रूप से थोड़े से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जैसे मुंबई में इस समय 50% से ज्यादा लोग जो अफेक्टेड हैं वो अपार्टमेंट वाले हैं, स्लम वाले नहीं हैं। स्लम वाले पा चुके हैं कोरोना। ये लोग बाहर निकल आए, इन्होंने नॉर्मल गतिविधियां शुरू की, शादियां, पार्टियां, बर्थडे। और ये जो नया म्यूटेंट वायरस है ये कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये उतना ही कम से कम खतरनाक है। पहले थी वही डेथ रेट अभी होगी, कालांतर ना कि ये ज्यादा कम असरकारी है, ये सच नहीं है। ये एक व्यक्ति अगर अपने घर में लेकर आता है तो अमूमन देखा जा रहा है कि पूरा परिवार, चाहे वो उसमें 10 लोग हों, 15 लोग हों, सभी 1 या 2 दिन के अंदर ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तो जिसे कहते हैं, ये बताइए, ये आंख खोलकर निर्णय जो लिए गए, जो मैसेजिंग की गई, उससे हमने इस सेकेंड वेव आना तो उसे ही था, लेकिन सेकेंड वेव बड़ी से बड़ी आए, इसका आमंत्रण पॉलिसी ने, व्यवहार ने, मैसेजिंग ने, इनकॉम्पिटेंस ने, विशेष रूप से केंद्र सरकार की किया है। ये बहुत ये बताइए कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, 15 दिन में, महीने में आप इस देश का क्या हाल देख रहे हैं? अब जो है वो तो आपके सामने है कि हमारी सारी स्वास्थ्य सेवाओं ने दम तोड़ दिया है। हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, हमारे पास दवाएं नहीं है, उनकी कालाबाजारी हो रही है, हमारे श्मशान इतनी लाशों को मैनेज करने के काबिल नहीं है, अस्पताल नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है, हम अभी वैक्सीनेशन का भी हमारे पास नहीं इंतजाम है, हड़बड़ी में और आलोचना होने की वजह से और पूर्व प्रधानमंत्री के कहने की वजह से अब 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीनेशन की बात की गई है। लेकिन जो पहले प्लान लिया गया था, अभी रोज खबरें आ रही हैं, आज भी आई हैं कि जहां जो वैक्सीन लग रही थी वहां वैक्सीन लगाने के लिए आदमी नहीं अवेलेबल है, क्योंकि सब इस समय लगे हुए हैं जो महामारी से पीड़ित लोग हैं, सारे अस्पताल, सारी हमारी वर्कफोर्स तो उसमें लगी हुई है। तो आने वाले दिन आप कैसे देख रहे हैं इस तरह की हाराकिरी के वक्त? दो चीजें स्पष्ट हैं, वैक्सीन का कार्यक्रम तो चलते ही रहना चाहिए। 11 करोड़ 12 करोड़ वैक्सीन, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो सफलतापूर्वक हो रहा है। उसमें अंदरूनी अगर हम देखने बैठे हैं और वो वैक्सीन की प्रक्रिया भी गलत इस्तेमाल की गई वगैरह वगैरह, मुझे नहीं पता। जैसे टेस्टिंग में तमाम तरह की दिक्कतें, समस्याएं, अंडर रिपोर्टिंग, उल्टी सीधी चीजें हुई हैं। बिहार में एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसमें वो मोबाइल का जो पता चला और पता चला कि बात यह है कि महामारी का जब इशू होता है तो अगर आपको एक जिले में भी इस तरह की फर्जी रिपोर्टिंग और बदमाशी की सूचना मिलती है तो आप डिसीजन के लेवल पे ये मान के चलते हो कि भी ये सारे डिस्ट्रिक्ट में हो सकती थी, और फिर आप सारे डिस्ट्रिक्ट चेक करोगे। किया गया, बिहार ने केवल वहां कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दिया, और परोक्ष रूप से या हाँ परोक्ष रूप से मान लिया कि ये तो यहीं तक सीमित थी और जगह लोग जो हैं वो बिल्कुल ही अलग थे। ये बहुत ही शुतुरमुर्ग वाली बात और छिपाने वाली बात। तो वैक्सीन को तो वैसे ही चलना है, लेकिन वैक्सीन का पूरा कार्यक्रम जो है वो बाधित है इस बात से कि आपके पास कितनी वैक्सीन है। जो निर्णय आज लिए जा रहे हैं और कितना दुखद है, कितना जो मन में एक अजीब सी फीलिंग पैदा करता है कि मनमोहन सिंह जी एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा सा पत्र लिखा था, 5 चीजें सजेस्ट की थी भारत सरकार को कि आप इस तरह से काम करिए। उसका किस तरह का जवाब हेल्थ मिनिस्टर ने उनको दिया,
व्यंग और एरोगेंस से भरपूर। एरोगेंस में जो भी फंसता है व्यक्ति, वो मानसिक रूप से ठीक काम नहीं कर सकता, और खिल्ली लिटली उनकी उड़ाई। और उसी शाम को वैक्सीन के इशू पर लिबरलाइज करने का निर्णय भी अनाउंस हो गया, तो फिर वो पत्र लिखने की जरूरत क्या थी? बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन जो वैक्सीन के निर्णय अभी लिए गए हैं वो 2-3 महीने के बाद उनके इफेक्ट सामने आएंगे। जो ऑक्सीजन के बारे में निर्णय लिए गए हैं, या जो भी सुदृढ़ीकरण ये कर रहे हैं, उनको जमीन पर इफेक्टिव होने में वक्त लगेगा। वैक्सीन के तो खास तौर से जून जुलाई के बाद ही इस तरह की स्थिति पैदा होगी कि ये वैक्सीन अवेलेबल होनी शुरू होंगी, और 18 साल का अब चूंकि निर्णय हो गया है और भी जो निर्णय ले रहे हैं उनके परिणाम, ये नहीं कि आपने आज अनाउंस किया तो कल से उसके परिणाम सामने आ गए, तो इनके परिणाम तो आगे आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी हम अप्रैल के 20-21 तारीख में हैं। अप्रैल मई जो मॉडल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मई के शुरू में या मई के मिडिल में ये अपना पीक धारित करेगी ये वेव। उसके बाद वो उतना ही समय करने में जून जुलाई निकलेगा। तो जो संक्रमण हो गया है, जो पुरानी चीजें, संदेश, गलतियां ये कर चुके हैं, उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तरीका क्या है? जो सामने आ रहा है तरीका एक ही है कि आपकी व्यवस्था चरमरा गई है, वो इसको मैनेज नहीं कर पा रही है, तो आपको वक्त चाहिए। आप रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते करो बंद कर दीजिए। महाभारत के युद्ध में तो आप रात में विश्राम कर लेते थे, रिक्वेस्ट भी कर सकते थे प्रतिद्वंद्वी से कि अभी तीर न चलाओ, हम थोड़ा अपने आप को सुदृढ़ कर लें, फिर आप बराबर की लड़ाई लड़ेंगे। कोरोना के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको वक्त के लिए इसी तरह से इंसान और इंसान के बीच दूरी को बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में, विभिन्न राज्यों में नाइट कर्फ्यू, 144 कर्फ्यू जैसी स्थितियां, वीकेंड कर्फ्यू, चाहे भी गए रिस्ट्रिक्शन। भारत सरकार इन चीजों के बारे में कुछ नहीं करेगी जब तक 2 मई के परिणाम चुनाव के नहीं आ जाएंगे। अभी तो चूंकि इलेक्शन चल रहा है तो कैसे कर सकती है? अभी तो उनके हित, इलेक्शन जीतना भी तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, मतलब जिसके बिना उन्हें नींद नहीं आती हमारी सत्ता को, उन्हें जीतना ही जीतना है वेस्ट बंगाल। ये जो चूंकि इतनी ज्यादा भर्त्सना और इतना ज्यादा आवेग लोगों के बीच में है कि ऐसी स्थिति आ गई कि गुजरात के लोकल टीवी चैनल ने लगभग बगावत कर दी सरकार के खिलाफ कि आप झूठी खबरें, मतलब आप छुपा रहे हैं उसको। लखनऊ में भी लोकल चैनल में इस तरह की स्थितियां आई, क्योंकि अब वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं ना, उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जर्नलिस्ट स्वयं जो हैं वो आहूत हो रहे हैं। तो अपने घर में जब आग लगनी शुरू होती है, तो अब ये समय प्रदेश जो है वो मांग रहे हैं, 7 दिन का समय मिल जाए हमको, 10 दिन का समय मिल जाए, हम इतने बेड बढ़ा लें, हम कहीं से ऑक्सीजन मंगवा लें। ये वेव को खत्म नहीं करेगा, उसके जो वो आपको थोड़ी सी मोहलत शायद, और वो मोहलत भी, लॉकडाउन के परिणाम भी कोई दूसरे दिन से शुरू नहीं हो जाते। जो संक्रमण चल रहा है ये डायनेमिक प्रक्रिया होती है। तो जो मतलब लबोलुबाव इसका ये है कि जो पॉलिसी के लेवल पे निर्णय लिए गए हैं वो 2 महीने के बाद ही उनके परिणाम सामने आएंगे। लॉकडाउन के निर्णय से ये हो सकता है कि जिस गति से डेली और खराबियां की स्थिति है, तो आप शायद अपने बेड थोड़े बढ़ा लें और मोर्टेलिटी को अपेक्षाकृत हल्का सा कम कर लें। बाकी ये वेव तो अब अपना जो उसने अर्ज कर लिया है संक्रमण ने, वो उसका खामियाजा तो इस देश को भुगतना ही पड़ेगा मेरे विचार से। अब जुलाई के बाद ही हो गया है, मुझे ये कार्यक्रम रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प थी और इस पे हमें एक बार और बैठना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे प्रसंग हैं जिस पर मैं सोच रहा था कि आपसे सवाल करूं। तो आज तो इसको इतने पे समेटते हैं, फिर आपसे 1-2 दिन में बात करके इसको हम श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद आपको। बहुत ही तल्ख समय है, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। क्या कहा जाए, इसके अलावा कोई एक दूसरे को ढाढ़स बढ़ाने के अलावा हम लोगों के हाथ में क्या है। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।